चालक का जो भीतरी फ्लक्स है वो भी शून्य होगा, और फ्लक्स शून्य होगा तो उस पर कुल आवेश का मान भी शून्य होगा। आज एक नए तथ्य के साथ में हम हैं, और जो नया तथ्य है वो ये कहता है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव जो होता है वो नियत रहता है। नियत रहता है का मतलब ये है कि चालक के अंदर, चालक के पृष्ठ पर, चालक के भीतर कोई भी बिंदु ले लो। मान लीजिए आपके पास में एक चालक है, और इस चालक के भीतर में ए बिंदु की बात करूं, चाहे मैं बी बिंदु की बात करूं, चाहे मैं सी बिंदु की बात करूं, चाहे मैं डी बिंदु की बात करूं, इन सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान रहता। साथ ही ये कह रहा है कि इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता। पृष्ठ का भी अगर मैं कोई बिंदु पी, क्यू, आर या एस ले लूं तो इन सभी पृष्ठ इन बिंदुओं पर भी समान रहेगा। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि भीतर के बराबर रहेगा, यानी कि अंदर हर बिंदु पर समान है, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर। बाहर हर बिंदु पर समान है, पी पर, एस पर, क्यू पर और आर पर। और जो अंदर विद्युत विभव का मान है उतना ही आप विद्युत विभव का मान जो है वो पृष्ठ पर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, इन सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ठीक उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर होता है। भीतर भी बराबर है, पृष्ठ पर भी बराबर है, और भीतर और पृष्ठ दोनों को अगर हम देखें तो बराबर। देखो इसमें, इसको लेकर के कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक पृष्ठ है, इसमें मैं कहता हूं ए और बी बिंदु पर विभव समान है। ये दूसरी जगह है जहां पर मैं कहता हूं पी और क्यू पर समान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी और पी और क्यू पर, ए और बी पर समान है। ए पर अगर 5 वोल्ट है तो बी पर भी 5 वोल्ट है। पी और क्यू पर समान है, इसका मतलब ये हुआ कि पी पर 6 वोल्ट है तो क्यू पर भी 6 वोल्ट होगा। लेकिन ए और पी पर भी बराबर है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, इस वाले उदाहरण में नहीं। लेकिन जो हमें कहा गया है प्रश्न में, वो कहा गया है कि अगर मैं किसी चालक को 2 भागों में बांट दूं, कोई भी चालक है आपके पास में, उसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। अब 2 भाग कौन कौन से? एक भाग तो है इस चालक का भीतरी भाग, और एक भाग है इस चालक का पृष्ठीय भाग। जैसे अगर मैं कमरे की बात करूं तो मैं कमरे को 2 भागों में बांट सकता हूं, कमरे के अंदर का हिस्सा और दीवारें, छत और फर्श का हिस्सा, पृष्ठीय भाग। तो ये कह रहा है कि भाई इस कमरे के अंदर हवा में आप कोई सा भी बिंदु ले लो, सब बिंदुओं पर बराबर बराबर विभव आएगा। फिर कह रहा है कि पृष्ठ पर आप कोई सा भी बिंदु ले लो, पृष्ठ पर भी बराबर बराबर आएगा। और तीसरी बात ये कह रहा है कि पृष्ठ पर भी उतना ही आएगा जितना अंदर है। यानी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर और भीतर के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी चालक के सभी भीतरी बिंदु और पृष्ठीय बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। अभी अपने को सिद्ध करना है, तो मैन्युअली इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए आपके पास में एक चालक है, ठीक है। अब इस पर आपको ए बिंदु पर विभव निकालना है। ए बिंदु पर, ये ए बिंदु पर विभव निकालना है। तो हम जानते हैं विभव क्या होता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही होता है। अब मान लीजिए यहां पर अनंत है, ठीक है। मैं अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को लेकर के आया और ये ए बिंदु पर लिया। तो इसमें जो भी कार्य मुझे करना पड़ेगा वही विभव है। वही क्या है? विभव है। इस कार्य को मैं कितने भागों में बांट सकता हूं? इस कार्य को मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। पहला भाग क्या है? पहला भाग है इस आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए कि आप ए से सी तक गए, इसमें आपको कितना कार्य करना पड़ा? तो हम कहेंगे भाई ए से सी तक 2 भागों में बांट दो। ए से बी तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा और बी से सी तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा। 2 भागों में क्यों बांटा है वो भी मैं कारण बता दूंगा आपको इसका। तो हम कहेंगे भाई एकांक आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये निकालना है, तो इसे 2 भागों में बांट सकते हो।
कौन कौन से दो भागों में? पहला भाग ये है कि आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, और फिर पृष्ठ से ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, और फिर पृष्ठ से ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो जो चालक होता है उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है शून्य। ठीक है, मान लीजिए कि किसी एकांक आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में W कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। किसको? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में। अब हम देखते हैं पृष्ठ से ए बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, जब भी मैं कहता हूं कि आपको एक कार्य करना है, बाह्य बल द्वारा कार्य करना है, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में कोई कार्य करना है, तो आपको बाह्य बल कितना लगाना है यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बाह्य बल हम लगाएं। ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमें बाह्य बल कितना लगाना है? जैसे उदाहरण के लिए, मैं अगर अपने हाथ में एक पत्थर रखूं और हाथ को धीरे 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 ऊपर उठाऊं, तो पत्थर भी मेरे हाथ के साथ में धीरे 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 उठता है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को झटका दूं, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि पत्थर हाथ से ज्यादा वेग से ऊपर उठता है और जो पत्थर है वो हाथ से अलग होकर के ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो पत्थर को स्थिर रखते हुए उठाना है या गतिशील करते हुए उठाना है, ये दो सिचुएशन आपके पास में हो सकती है जो दो अलग अलग तरीके से अलग अलग बल लगाने पर आपको प्राप्त होती है। तो आपसे जब मैं ये कह रहा हूं कि एकांक परीक्षण आवेश को लाना है, अनंत से लाना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना है, बाह्य बल द्वारा लाना है, तो इसमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत विभव है। तो भाई बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा ये भी तो बताओ। तो हमेशा जो बाह्य बल का मान होता है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। अब विद्युत क्षेत्र कितना बल लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र Q इंटू ई बल लगा रहा है, तो बाह्य बल भी Q इंटू ई ही होगा। बस उसकी दिशा इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के ठीक विपरीत दिशा में होगी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो बाह्य बल के कारण बल लग रहा है, बाह्य बल जो बल है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। अब जो चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान अशून्य होता है, तो आपको बाहर भी अशून्य बल ही लगाना पड़ेगा। चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अशून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल भी अशून्य होगा, और जितना विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, जिसको अपन कहते हैं विद्युत बल, यानी जितना विद्युत बल लगेगा उतना ही बाह्य बल भी आपको लगाना पड़ेगा। जब विद्युत बल अशून्य होगा तो आपको अशून्य बाह्य बल ही लगाना पड़ेगा। तो चालक के पृष्ठ तक में लिया है एकांक आवेश को, मुझे उसमें W कार्य करना पड़ा, और चूंकि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र था इसलिए विद्युत बल भी था, और इसीलिए हमें विद्युत बाह्य बल भी लगाना पड़ा। इस आवेश पर हमें बाह्य बल भी लगाना पड़ा, और बाह्य बल लगा है इसलिए कुछ ना कुछ कार्य हुआ। अब जब मैं आवेश को पृष्ठ से बिंदु ए तक लेकर के आना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो गया है। विद्युत क्षेत्र का मान चेंज कितना हो गया है? तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र का मान हो गया है E बराबर 0। अगर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया है तो विद्युत बल का मान कितना होगा बच्चों, बताओ मुझे। 0। वेरी गुड। विद्युत बल का मान अगर 0 होगा तो बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा? 0। वेरी गुड। जब विद्युत बल का मान 0 है तो अब हमें बाह्य बल भी 0 ही लगाना होगा। यानी कि जब भी मैं किसी आवेश को पृष्ठ से भीतर के किसी बिंदु तक लाऊंगा तो जो बाह्य बल है उसका मान 0 हो जाएगा, बाह्य बल का मान 0 हो जाएगा, सॉरी बाह्य बल का मान 0 हो जाएगा, मैंने W लिख दिया बाय मिस्टेक। बाह्य बल का मान F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इस बाह्य बल द्वारा पृष्ठ से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाहूं तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब जब बल ही 0 है तो कार्य का मान कितना आएगा? 0। 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। तो देखो, अनंत से पृष्ठ तक लाने में W कार्य करना पड़ा, लेकिन पृष्ठ से भीतर तक के किसी बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा? 0। 0। तो टोटल कार्य कितना हो गया? W।
ठीक है। अब देखो इसी में मैं एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसको दूसरे तरीके से भी लेंगे, ठीक है ना। मैं इसकी शुरुआत दूसरे वाक्य से करूंगा। इसमें तीन वाक्य छुपे हुए हैं कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है, अंदर सब जगह बराबर रहता है। दूसरा वाक्य बाहर पृष्ठ पर भी सब जगह बराबर होता है, और तीसरा वाक्य जितना अंदर होता है उतना ही बाहर होता है। तो मैं दूसरा जो वाक्य है कि पृष्ठ पर सब जगह बराबर होता है, पृष्ठ पर सब जगह बराबर होता है, इस पर मैं चलना चाहूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में ये एक चालक है, ये पृष्ठ का बिंदु P है, ये पृष्ठ का बिंदु Q है। आप एक आवेश को अनंत से P बिंदु तक लेकर के आए, ठीक है। आप एक आवेश को अनंत से P बिंदु तक लेकर के आए, और फिर उसके बाद में आपने कार्य निकाला उसमें। तो कार्य मान लीजिए इसमें आया आपका W, ठीक है। किसी एकांक आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में आपको W कार्य करना पड़ा, मान लिया, ठीक है। अब किसी एकांक आवेश को अनंत से Q बिंदु तक ले जाना है, अनंत से Q बिंदु तक लेके जाना है। देखिए बच्चों, यहां पर जो बल लग रहा है आवेश पर, वो है विद्युत बल। वो कौन सा बल है? विद्युत बल, यानी कूलाम बल। कूलाम बल जो है वो एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों के लिए किया गया कार्य जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, बीच की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। समझना इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए एक बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु है बी। अगर किसी वस्तु पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है और उस बल के प्रभाव में मैं उस वस्तु को ए से बी तक लेकर के जा रहा हूं, तो ए से बी तक चाहे मैं सीधे रास्ते से लेकर के जाऊं और चाहे मैं इस तरीके से घुमा करके लेके जाऊं, कार्य बराबर ही होगा। ये संरक्षी बलों का प्रभाव है। संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। और इस बात का फायदा हम यहां पर उठाने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं ये कहता कि भाई P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एकांक आवेश को W है, अब मैं Q बिंदु का विभव निकालना चाहता हूं। विभव क्या है? एक प्रकार से कार्य। किसका कार्य? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। या हम कहें Q आवेश को लाने में कार्य निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं भाई Q आवेश को P बिंदु तक हम लेकर आए, तो उसमें कार्य अगर W करना पड़ा तो P बिंदु का विभव जो है वो हो जाएगा आपके पास में Vp बराबर W अपॉन Q। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं Q बिंदु का विभव निकालना चाहता हूं। तो Q बिंदु का विभव निकालने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। Q बिंदु का विभव निकालने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। क्या तरीका है? तरीका नंबर एक कि अनंत से आवेश को Q बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आप निकाल लें। एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य आप निकाल लें, वही Q बिंदु का विभव होगा। अब मैंने इसको दो तरीके क्यों कहा? कि Q बिंदु तक लाने में मैं दो तरीके से इस एकांक आवेश को ला सकता हूं। एक तो अनंत में से सीधे Q पर ले आऊं, और दूसरा ये हो कि मैं अनंत से इस आवेश को Q बिंदु तक लेकर के आने के लिए मैं पहले इसे P बिंदु तक लेकर के आऊं, और फिर इस P बिंदु से घूम करके ले जाते हुए मैं इसे Q पर लेकर के जाऊं। पहले मैं इसे P बिंदु तक लेकर के आऊं, और फिर P से घूमते हुए मैं इसे कहां ले जाऊं? Q बिंदु तक लेकर के जाऊं। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर आपको Q तक आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना है तो प्रारंभिक स्थिति अनंत और अंतिम स्थिति Q पर यह निर्भर करेगा। किस रास्ते से आप लाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आवेश को आप पहले P बिंदु पर लाओ और फिर P बिंदु से घुमाते हुए अगर आप Q बिंदु तक भी लेके जाओगे तो भी कार्य का मान उतना ही आएगा जितना अनंत से सीधे Q पर लाने पर आता। तो भी अनंत से Q बिंदु तक सीधे लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य
उतना ही कार्य आएगा यदि आवेश को आप अनंत से पहले P पर लाओ और P से फिर Q पर ले जाओ, क्योंकि ये संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य और ये केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। तो जब सीधे लाते हो तब भी प्रारंभिक बिंदु अनंत और अंतिम बिंदु Q होता है, और जब पहले अनंत से P और फिर P से Q पर ले जाते हो तब भी प्रारंभिक बिंदु अनंत और अंतिम बिंदु Q ही होता है। तो मैं दूसरा वाला जो रास्ता है वो अपना रहा हूं पहला रास्ता नहीं अपना रहा हूं, क्योंकि कभी कभी किसी बिंदु को आप जब अनंत से सीधे मिलाओगे, जैसे Q बिंदु है, इसको मैं अनंत से सीधे मिलाऊं, या अनंत से सीधे मिला दिया, ठीक है। अब अनंत इधर ही नहीं है, अनंत इधर भी है, अनंत इधर भी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अनंत से सीधे मिला रहे हैं, तो ये तो अनंत से तो इसको अंदर होकर के आना पड़ेगा। तो अनंत चारों तरफ है, एक तरफ नहीं है। जब अनंत से लेकर आ रहे हैं तो इसको इधर से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अपन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनंत से P बिंदु की दूरी कितनी है? अनंत है। और Q बिंदु की दूरी कितनी है? वो भी अनंत है। जब दूरियां दोनों की बराबर है तो आवेश को लाने में किया गया कार्य अलग अलग करना पड़ेगा या बराबर करना पड़ेगा? बराबर। डेफिनेटली बराबर करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका मैं कहता हूं भाई मैं आवेश को पहले P बिंदु तक ले आया, अब P बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। मुझे तो कुल कार्य चाहिए कि Q बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा है। अब मैं इस आवेश को ले जाना चाहता हूं P से Q तक, उसमें किए गए कार्य को हम जोड़ देंगे। भाई अनंत से P तक कितना करना पड़ा और फिर P से Q तक कितना करना पड़ा, ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा अनंत से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। अनंत से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो P से Q तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब आप सोचेंगे भाई क्यों नहीं करना पड़ता है? क्यों नहीं करना पड़ रहा है? अनंत से P तक ले जाने में तो हमें कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन आगे कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो अनंत से मैं P तक ले आया, यहां तक मुझे W कार्य करना पड़ा, लेकिन जब मैं P से Q तक लेके जाता हूं तो मुझे कार्य तब करना पड़ेगा जब मैं इस दिशा में बल लगाऊंगा। जब भी किसी वस्तु को आप पृष्ठ पर गति कराने का प्रयास करते हो तो ऐसी स्थिति में वहां स्पर्श रेखीय बल उपस्थित होना चाहिए। लेकिन हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो चालक का पृष्ठ होता है उस पर स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र E cos थीटा का मान 0 होता है, और अगर स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो स्पर्श रेखीय विद्युत बल का मान भी 0 होगा। जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत बल भी 0 होगा, और विद्युत बल 0 होगा तो बाहरी बल जो हम लगा रहे हैं उसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। जब बाहरी बल का मान 0 हो जाएगा तो हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, यानी केवल हमें अनंत से P तक लाने में तो कार्य करना पड़ रहा है, पर P से Q तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो हमारे पास में Q तक लाने में टोटल कार्य कितना हो गया? फिर से W हो गया। अब अगर मैं Q बिंदु का विभव निकालना चाहूं तो हम कहेंगे भाई विभव बराबर होगा VQ बराबर W अपॉन Q। ये तो वापस से वो का वही आ गया जो हमारे पास में P बिंदु के लिए विभव आया था। तो P बिंदु का विभव और Q बिंदु का विभव समान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लेकर के आओ, कार्य जो होता है वो बराबर होता है। किसी एक आवेश को अनंत के किसी भी बिंदु अनंत से पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य समान होता है, और किया गया कार्य सभी बिंदुओं के लिए समान है। इसलिए सभी पृष्ठीय बिंदु, चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, चाहे S हो, इन सब के लिए जो विभव का मान है W अपॉन Q वो भी बराबर आता है। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए बराबर है, प्रत्येक बिंदु के लिए। ठीक है, तो दूसरा वाला हमने साबित कर दिया। अब हम पहले वाले को साबित कर रहे हैं वापस कि भाई आप अनंत से आवेश को लेकर के आए और A बिंदु तक लेकर के आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वही हम कहेंगे भाई अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है W, और फिर P बिंदु से अंदर लाने में किया गया कार्य, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसलिए विद्युत बल का मान भी 0 होगा, और विद्युत बल का मान 0 होगा तो बाह्य बल का मान भी 0 होगा। जब बाह्य बल नहीं लगेगा तो ऐसी स्थिति में कोई भी अतिरिक्त कार्य आपको
नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आवेश को केवल आपको अनंत से पृष्ठ तक लाने में ही कार्य करना पड़ेगा। और अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था W है, तो यहां पर भी W होगा। फिर पृष्ठ के बिंदु P से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य ये हो जाएगा 0। अब अगर मैं A बिंदु का विभव निकालना चाहूं तो हम कहेंगे A बिंदु का विभव बराबर आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो ये रहा W प्लस 0। W प्लस 0 बराबर कितना आता है? W आता है, तो ये आ गया W बटा Q। यानी एक तरीके से आंतरिक बिंदु के लिए आपको उतना ही कार्य करना पड़ रहा है जितना कि पृष्ठ तक लाने में करना पड़ रहा है, जितना कि आपको आवेश को पृष्ठ तक लाने में करना पड़ रहा है। अंदर ले जाने में कोई अतिरिक्त कार्य आपको नहीं करना पड़ रहा है, और इसीलिए विभव का मान W/Q ठीक उतना ही आ गया है जितना कि अपने पास में किसके लिए आ रहा था? पृष्ठ के लिए आ रहा था। भाई अगर आपको कोई कहता कि पृष्ठ का विभव निकालो, तो हम क्या कहते हैं? भाई आवेश को पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य निकाल लो। ये पृष्ठ है, यहां का विभव निकालना है आपको, तो अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, अगर Q आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो हम कहेंगे W बटा Q, ये हो गया पृष्ठ का विभव। ठीक है। अब मैं कहता हूं भाई A बिंदु का विभव निकालो, तो हम कहेंगे भाई अनंत से A बिंदु तक ले आओ। तो इसको हम दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, पहला टुकड़ा अनंत से पृष्ठ तक लाने में और दूसरा अनंत से पृष्ठ से अंदर ले जाने में। तो ये हमारे पास में जाएगा V भीतर, भीतरी बिंदु के लिए कितना आ जाएगा? हम कहेंगे भाई इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एक तो हो गया अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य W, और दूसरा हो गया पृष्ठ से भीतर ले जाने में किया गया कार्य 0। दोनों कार्य को जोड़ दिया और इसमें Q का भाग दे दिया, कुल कार्य निकाल के Q का भाग दे दिया, तो आप देख सकते हैं वापस से आपके पास में W/Q ही आ गया। ये का ये आ गया जो आपके पास में पहले पृष्ठ के लिए निकाला था। यानी ये बात भी सिद्ध हो गई कि जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही भीतर होता है। अब हमें पहली बात सिद्ध करनी है कि भीतर के सभी बिंदुओं पर बराबर होता है। ठीक है। अब अगर मान लो कोई आपको कहता कि भाई आप इस B बिंदु का विभव निकालो, तो हम क्या कहते कि अभी निकाल देते हैं। B बिंदु का विभव निकालने के लिए आप क्या कहेंगे? VB बराबर अनंत से आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है। अब इस कुल कार्य को मैं दो भागों में बांट देता हूं, दो भागों में बांट देता हूं। वही दो भाग कौन कौन से? कि एक तो अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, और दूसरा पृष्ठ से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य कितना है? अभी अभी हमने निकाला W है। फिर B बिंदु पृष्ठ बिंदु P से B बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य था, तो B पर भी शून्य है, इसलिए इसमें भी 0 कार्य करना पड़ेगा, तो यहां पर भी वापस से 0 ऐड हो गया। बटा किस आवेश को लाए? वो Q आवेश को लाए। कितना आ गया आपके पास में? W/Q। तो आप देख सकते हो A बिंदु के लिए भी इतना आया, B बिंदु के लिए भी इतना आया। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर के सभी बिंदुओं पर बराबर होगा। पृष्ठ के बिंदु के लिए भी इतना आया, पृष्ठ के सभी बिंदुओं के लिए भी इतना है, यानी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर भी बराबर होगा। और आप देख सकते हो कि A बिंदु पर विभव और P बिंदु पर विभव भी बराबर आया, यानी भीतर का विभव बाहर के विभव के बराबर है। क्लियर है? किसी को कोई ऐसा तथ्य जो समझ में नहीं आया हो? सर हाँ बोलिए आयुष। सर यहाँ पे जो Q है केवल एकांक आवेश के लिए ही है ना? Q कौन सा Q बेटा? ये नीचे नीचे जो Q यस लिखा सर, हुआ ये उसकी बात कर रहे एकांक हो? आवेश के लिए ही है। देखो बेटा, जब भी अपन विभव निकालते हैं ना, तो विभव की कैलकुलेशन का मतलब होता है एकांक आवेश के लिए गणना करो। ठीक है। पर एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, मान लो आप एक दुकान पर गए और आपने वहां पर कहा कि भाई मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। क्या कहा आपने? 5 किलो मिठाई दे दो। और 5 किलो मिठाई के आपने उससे ले लिए 1500, उसने आपसे ले लिए 1500 रुपए। 5 किलो मिठाई के कितने लिए? 1500 रुपए। 1 किलो मिठाई के कितने रुपए हुए? 300 रुपए सर। डेफिनेटली 300 रुपए। अब देखो ध्यान से समझना, तो हम कहेंगे ये तो हो गया 1500, ठीक है, और ये हो गया 1 किलो। ये 1500 तो रुपए है, और ये है 5 किलो,
5 किलो मिठाई लाए ना हम, ये 5 किलो, ठीक है, इसको काट दिया तो आपके पास में क्या आ गया, 300 रुपए पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का आ गया मान। तो ये जो 1500 है ये तो हो गया आपका W, ये 5 है ये हो गया आपका Q, ठीक है। तो W एकांक आवेश का कार्य नहीं है, W Q आवेश को लाने में किया गया कार्य है। फिर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, W बटा Q, ये एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। जैसे 1500 1 किलो का भाव नहीं है, 5 किलो का भाव है, लेकिन 1500 में 5 का भाग देने पर जो संख्या आई है वो 1 किलो का भाव है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। हम क्या कहते हैं, किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अगर आपके पास में ऑलरेडी 1 कूलाम आवेश ही है तो उसको लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा W वही विभव हो जाएगा। लेकिन आपके पास में 1 कूलाम का आवेश नहीं है, आपके पास में Q आवेश है, तो W बटा Q जो होगा वो आपका विभव होगा। ये जो W अपॉन Q है ये कहलाता है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। केवल W नहीं कहलाता है, केवल W तो क्या है, केवल W तो है Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, और W बटा Q है ये है एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कभी कभी गलतफहमी में हम कार्य की बात करते हैं ना, बार बार बोलते हैं कार्य 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 कार्य, तो हम सोचते हैं केवल W W W की बात हो रही, नहीं। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है पूरा W बटा Q है, ओनली W नहीं है। ओनली W तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो आप जो कह रहे हो ना ये Q एकांक है, नहीं ये एकांक नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। पर जब हम इसका भाग दे देते हैं तो भाग देने के बाद में जो आंसर आता है वो आंसर एकांक के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने लिया 1500 बटा 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो 5 है ये एकांक नहीं है, ये एकांक है क्या, नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको भाग दे दिया, काट पीट दिया, तो जो 300 आया है RS, ये आया है आपके पास में 1 किलोग्राम के लिए। Q का भाग देने पर जो आंसर आया है वो 1 कूलाम के लिए। इसलिए हमने विभव केवल W को नहीं कहा है, हमने विभव किसको कहा है, हमने विभव कहा है जब आप इस W में Q का भाग दे दोगे तो जो आंसर आएगा वो एकांक के लिए होगा। इसलिए हमने W अपॉन Q को V कहा है, ओनली W को V नहीं कहा। आयुष क्लियर है ये बात? यस सर। पक्का? तेरी आवाज से लगा नहीं मुझे। बेटा Q का मान है ना कुछ भी हो सकता है, Q का मान कुछ भी हो सकता है, Q का मान 1 कूलाम नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो हम कहते हैं कि 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य ये जो W बटा Q है ये पूरा कहलाता है 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। ओनली W जो है वो 1 कूलाम को आवेश को लाने में किया गया कार्य नहीं है। जब ओनली W 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य नहीं है तो ये Q भी 1 कूलाम हो ये जरूरी नहीं है। ये 1 कूलाम भी हो सकता है और ये 1 कूलाम नहीं भी हो सकता, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम इससे। तो देखो एक बार वापस से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। मैंने कहा कि हम सब जानते हैं चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, और इसके पृष्ठ पर जो चालक का स्पर्श रेखीय घटक होता है वो भी शून्य होता है, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। अब अगर मैं विभव की बात करूं तो विभव की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी बिंदु पर विभव एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। हम बार बार परिभाषा में कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश, लेकिन हम लेकर के आते हैं Q आवेश को। तो आपको लाओ भले किसी भी आवेश को, लेकिन अंतिम गणना एकांक के लिए करनी है, और हम अंतिम गणना में क्या लेते हैं, W अपॉन Q। जैसे ही हमने Q का भाग दे दिया ये पूरा मिलकर के एकांक के लिए हो गया। तो अंतिम गणना जो है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट हमें करना है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब अगर हमें चालक के भीतर के विद्युत क्षेत्र की और स्पर्श के घटक की बात करें तो हम कहेंगे भाई कि जो आवेश है उसको अनंत से
पृष्ठ तक लाने में तो आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन पृष्ठ से भीतर के किसी भी बिंदु तक ले जाने में कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, और ना ही पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जो टोटल कार्य होगा वो केवल कितना होगा, अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य। चाहे आप अंदर के बिंदु पर विभव निकालना चाहो तो भी आपको कार्य केवल उतना ही करना पड़ेगा जितना कि अनंत से पृष्ठ तक लाने में करना पड़ रहा, और चाहे आप किसी पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर लेकर के जाओ तो भी आपको किसी एक बिंदु तक अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में, पृष्ठ के किसी एक बिंदु तक लाने में ही कार्य आपको निकालना पड़ेगा। उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, अब इसको मैंने एक गणितीय तरीके से भी सॉल्व किया है। यदि Q आवेश को अनंत से अपन लेकर के आते हैं और किसी भी बिंदु तक लाने में हमें W कार्य करना पड़ रहा है, पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे जो विभव होगा वो हो जाएगा W बटा Q। अब अगर मैं भीतर के किसी बिंदु पर निकालना चाहूं तो हम कहेंगे भाई जो विभव होगा वो होगा कुल कार्य बटा आवेश। कुल कार्य कितना कि भाई अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और पृष्ठ से भीतर के किसी बिंदु तक ले जाने में कार्य कर दिया भाई Q आवेश को अनंत से प्लस Q आवेश को पृष्ठ से भीतर ले जाने में कार्य। अब पृष्ठ से भीतर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 0 कार्य करना पड़ता है। तो और अनंत से पृष्ठ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो इस वाली इक्वेशन में हमने W इसको पहले से मान लिया है, तो ये हो जाएगा W प्लस 0 बटा Q, और W प्लस 0 बटा Q बराबर W बटा Q आ गया, यानी पृष्ठ पर और भीतर के किसी बिंदु पर बराबर है। अब हम पृष्ठ के किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु पर ले जाना चाहें आवेश तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई Q आवेश को अनंत से लाओ पहले तो A बिंदु तक, फिर A बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाओ, उसमें जो कार्य करना पड़ेगा उन दोनों को जोड़ दो। तो हम कहेंगे भाई कि अनंत से पृष्ठ तक लाने में तो W कार्य करना पड़ता है, लेकिन पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये दूसरा कार्य 0 हो गया। तो W प्लस 0 बटा Q आ गया, ये आ गया आपके पास में W। तो हमारे पास में तीनों आ गए, देखो पृष्ठीय बिंदु के लिए विभव, पृष्ठ के अन्य बिंदु के लिए विभव और भीतर के बिंदु के लिए विभव, इन तीनों का मान बराबर आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंदर के सभी बिंदुओं पर बराबर होता है, पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर बराबर होता है, और अंदर जितना होता है उतना ही पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अगले भाग पर चले हम। तो अगला जो भाग है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ जाता है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। देखो पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अचालक पट्टिका के कारण विभव, अब हम पढ़ रहे हैं चालक पट्टिका या चालक के कारण विभव। तरीका हमारा वो का वही रहेगा, कौन सा, जो गाउस के नियम में हम काम में लेते थे, जो गाउस के नियम में हम काम में लेते थे वही तरीका रहेगा। मान लो आपके पास में एक आवेशित चालक है, आवेशित चालक की दो खास बातें हैं। नंबर एक खास बात कि किसी भी चालक को दिया गया जितना भी आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो जब भी चालक शब्द काम में लिया जाए तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी सतह पर आवेश का जो वितरण होगा वो एक समान होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं। बोल भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो भी अंडरस्टूड है कि इसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान होगा। दूसरी बात कि चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान होता है, इसके पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभव बराबर होता है, भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बाहर यानी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। और एक और खास बात कि जब भी कोई वस्तु एक समान रूप से आवेशित हो तो उसके एक छोटे भाग का घनत्व निकालो चाहे पूरे भाग का आवेश घनत्व निकालो, बराबर आएगा हमेशा। छोटे भाग का यानी अल्पांश का आवेश घनत्व और पूरे भाग का आवेश घनत्व हमेशा बराबर आएगा, बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तथ्य को अपन काम में लेंगे। अब हम शुरू करते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास में एक चालक पृष्ठ है जो आवेशित है, आवेशित है तो एक समान रूप से आवेशित होगा,
और इसका जो आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो चालक मैंने लिया है, इस चालक को चूंकि है इसको मैं धनावेशित मान रहा हूं, ठीक है। देखो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम गाउस का नियम काम में लेते हैं, तो गाउस के नियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो बंद पृष्ठ है, मैं इसको दो तरीके से ले रहा हूं। देखो, एक तो अगर मैं इसको गोलीय या किसी भी प्रकार का अन्य चालक मानूं, ये पृष्ठ नहीं मान रहा हूं मैं, इसको मैं चालक मान रहा हूं, ऐसा गोला मान रहा हूं। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र मुझे कैलकुलेट करना है, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र मुझे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, ठीक है। दूसरा, मैं इसको एक पतली सतह पट्टी का मान सकता हूं, दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है। अब क्या अंतर है तो अपने को समझना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए पट्टिका है, तो पट्टिका की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, मान लीजिए इसकी मोटाई है, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक गाउसीय पृष्ठ लिया और इस प्रकार से लिया कि उस गाउसीय पृष्ठ का कुछ भाग तो बाहर है और कुछ भाग जो है वो चालक के भीतर है। ऐसे इसमें अगर मैं लेना चाहूं तो ये कुछ भाग तो बाहर है और कुछ भाग जो है वो चालक के भीतर है, कुछ भाग चालक के अंदर है, कुछ भाग चालक के बाहर है। अब नंबर एक बात कि जो बाहरी भाग है उस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हो गई, धनावेश है इसलिए बाहर की ओर होगी, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो गई। और जो भीतरी भाग है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया है, एक चालक लिया है जो धनावेशित है, आवेश घनत्व उसका सिग्मा है। इस चालक का एक अल्पांश जो है उसको हमने मान लिया है ये गाउसी पृष्ठ में बंद है, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में बंद है। इस प्रकार से बंद है कि इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का आधा भाग या आधे से ज्यादा या आधे से कम यानी कुछ भाग तो इस चालक के बाहर है और जो शेष भाग है वो चालक के भीतर है। अब वो शेष भाग आधा भी हो सकता है पूरे गाउसी पृष्ठ का या कम भी हो सकता है, पर एक बात तो तय है कि इस गाउसीय पृष्ठ यानी बेलनाकार पृष्ठ के अंदर इस चालक का ये वाला हिस्सा बंद है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा बंद है तो हमें केवल इस वाले हिस्से के आवेश से लेना देना है और किसी हिस्से के आवेश से लेना देना नहीं, केवल इस हिस्से के आवेश की बात करेंगे। अब अगर मुझे यहां पर विभव निकालना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पहले मुझे गाउसीय पृष्ठ के हिसाब से फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास में आपने लिया है एक तरीके से गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ, इसके 3 भाग हम ले लेते हैं। इसके 3 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ तो ये जैसे बेलन जब आप लेते हो तो उसमें 3 पृष्ठ होते हैं, एक वृत्ताकार पृष्ठ राइट वाला, एक वृत्ताकार पृष्ठ लेफ्ट वाला और एक होता है बीच वाला ये पृष्ठ, इसको कहते हैं पार्श्व, ठीक है। तो जो राइट वाला पृष्ठ है उसको हमने मान लिया है S2, जो लेफ्ट वाला पृष्ठ है उसको हमने मान लिया S1 और जो बीच वाला पृष्ठ है उसको हमने मान लिया है S3, ठीक है। मैं बारी बारी से तीनों का फ्लक्स निकालूंगा, बारी बारी से तीनों का फ्लक्स निकालूंगा। तो ये हमारा चालक था, ये हमने पृष्ठ मान लिया ये S1 है, ये S1 है, ये S2 है और ये बीच वाला जो भाग है वो S3 है। S1 भाग के लिए हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर E डॉट ds होता है, फाई बराबर E डॉट ds, ओ सॉरी, फाई बराबर E डॉट ds, ठीक है। कौन से भाग के लिए, S1 भाग के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो E जो E डॉट ds, इसमें डॉट को उठाएं तो आपके पास में आएगा E ds cos थीटा, कौन से भाग के लिए, S1 के लिए। मुझे बताओ कि S1 भाग में विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, कोई बता सकता है विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वेरी गुड, 0, क्योंकि S1 भाग कहां पर है, चालक के भीतर है। S1 भाग चालक के भीतर है तो विद्युत क्षेत्र, चालक के भीतर है तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा।
और विद्युत क्षेत्र हाँ। शून्य होगा तो जो फ्लक्स है उसका मान कितना आ जाएगा अपने पास में? फ्लक्स का मान भी शून्य 0 आ जाएगा। शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया किसके लिए? भीतरी भाग के लिए। ये S1 पृष्ठ का फ्लक्स आ गया अपने पास में, ये आ गया 0। अब मैं S2 पृष्ठ का फ्लक्स निकालता हूं, ये S2। ठीक है, S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक उतना ही होगा जितना चालक का आपने ये भाग घेरा हुआ है, और इस भाग के क्षेत्रफल को अपन S मान लेते हैं, यानी S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल S के बराबर होगा। अब अगर मैं S2 पृष्ठ के लिए लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख देता हूं φ2 बराबर, ये कितना होगा? ये भी वही पहले की तरह E ds cos ऑफ थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां पर? S2 पृष्ठ के लिए। अब देखो ये जो ds है इसका मान कितना होगा ये हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं cos थीटा में थीटा का मान निकाल लेता हूं। तो cos थीटा में थीटा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो मुझे बताओ कि S2 पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? हमेशा किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा उसके लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये जो मैंने पेन से भी बनाई है राइट साइड में, ये तो हो गई क्षेत्रफल की दिशा। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत लंबवत बाहर की ओर, अगर ये धनावेशित हो, अंदर की ओर अगर ये ऋणावेशित हो। अब ये धनावेशित है तो हमको दिशा लेनी पड़ेगी बाहर की ओर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा आपके पास में 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। लेकिन ये ऋणावेशित होता तो दिशा आपको लेनी पड़ती अंदर की ओर, और थीटा का मान 180 डिग्री आ जाता। ऋणावेशित होता तो 180 आ जाता, धनावेशित है तो 0 डिग्री आए। तो cos थीटा में cos 0 हो गया। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो हम cos 0 को हटा देते हैं। अब आपके पास में क्या रह गया? E ds इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन S2। देखिए हम जो ये जो गाउसीय पृष्ठ लेते हैं इसमें जो अल्पांश को हम बंद कर रहे हैं, हम मानते हैं कि अल्पांश इतना छोटा है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? समान है। और विद्युत क्षेत्र का मान समान है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, जो कांस्टेंट होती है राशियां उसको अंदर रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हो गया आपके पास में ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? अच्छा, ये ds क्या है? ds हमने ये जो गाउसीय पृष्ठ माना है, ये जो गाउसीय पृष्ठ माना है S2, इसका एक अल्पांश है। तो इस पर ऐसे बहुत सारे अल्पांश लोगे और उनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में बेलन है, ds है इस S2 पृष्ठ के किसी अल्पांश का क्षेत्रफल। और समाकलन का मतलब क्या हो गया? ऐसे बहुत सारे अल्पांश आप लो, उन सबके क्षेत्रफल को जोड़ दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? हमने कहा था इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ठीक उतना ही है जितना इस भाग का क्षेत्रफल है, और इस भाग का क्षेत्रफल हमने S माना है तो S2 का मान भी कितना आएगा? S आएगा। तो ds का जब इंटीग्रेशन करोगे, ds के इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे बहुत सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आपके पास में आ जाएगा S, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो φ2 का मान आ गया E इंटू S। अब बात करते हैं अपन φ3 की। φ3 क्या है? S3 पृष्ठ से निकलने वाला। तो देखो कई किताबों में, और आप बहुत सारे कोचिंग में पढ़ लेना, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, वो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं वो, लेकिन एक बात इसमें वो छुपा जाते हैं। हमको वो बात छुपानी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली हमारा दिमाग भी कहना चाहिए कि हाँ ये सही है। वो क्या करते हैं कि जब ये S3 पृष्ठ का फ्लक्स निकालते हैं तो कहते हैं कि भाई जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, और S3 पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा आप सोच के बताओ किधर हो सकती है? तो हम कहेंगे अगर S3 पृष्ठ पर मैं ऊपर की ओर अल्पांश लूंगा तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी। अगर मैं नीचे की तरफ अल्पांश लूंगा तो नीचे की तरफ होगी। अगर मैं सामने की तरफ अल्पांश लूंगा, आप इमेजिन करें, क्योंकि मैं बेलन को बना नहीं सकता हूं, ये बेलन कुछ इस तरह का होता है। देखो ये तो हो गया इसका सामने वाला पृष्ठ और ये हो गया इसका पीछे वाला पृष्ठ। तो अगर मैं सामने वाले पृष्ठ पर अल्पांश लूंगा तो विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की दिशा मोबाइल के लंबवत बाहर की ओर होगी।
और अगर मैं पीछे वाले भाग पर अल्पांश लूंगा तो मोबाइल की लंबवत अंदर की ओर होगी, यानी ऊपर हो सकती है, मोबाइल पे जो चित्र बना है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, सामने हो सकती है, पीछे हो सकती है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? वो है इसके पृष्ठ के लंबवत लंबवत, बाहर की ओर। पृष्ठ के लंबवत दाई दाई ओर, हमारे इस चित्र के हिसाब से दाई ओर, राइट साइड में। ठीक है, तो कोण कितना आ गया? कोण तो 90 डिग्री। सर जीरो कोण है। 90 डिग्री आ गया। क्लियर? जीरो कैसे होगा बेटा आयुष? सर आपने ही तो बताया आयुष, था बाहर की ओर जीरो होगा। अरे लंबवत बाहर है की तो ओर तो विद्युत क्षेत्र, देखो बेटा मैं इसको केवल इसी चित्र को बनाता हूं। ये हमारे पास में हो गया, ठीक है, ये इसका भाग है, विद्युत क्षेत्र तो हो गया इस दिशा में। क्लियर है आयुष? आयुष, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो Yes, पृष्ठ sir. के लंबवत है। ठीक है, ये जो पृष्ठ के लंबवत हम कह रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा तो चालक के पृष्ठ के लंबवत है। और अब हम जो क्षेत्रफल लेंगे वो चालक के पृष्ठ का नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम गाउसी पृष्ठ यानी बेलन का। तो बेलन के पृष्ठ के लंबवत दिशा या तो ऊपर की ओर हो सकती है, या नीचे वाले भाग में देखें तो नीचे की ओर हो सकती है, सामने वाले भाग में देखें तो बाहर की तरफ हो सकती है, अंदर वाले भाग में देखें तो पीछे की तरफ हो सकती है। तो कोण कितना आ रहा है अब आयुष? अब 90 आ रहा। हाँ सर इसमें विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में 90 डिग्री कोण आ रहा है। नहीं समझ में आया आयुष? yes, सर अब आया है। वो पहले मैं केवल इसका आ गया? अब देखो इसमें क्या गलती हम कर रहे हैं और क्या चीज हमारी किताबें भी भूल रही है, और बहुत सारे लोग जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो भी भूल रहे हैं, या वो जानबूझ करके नहीं बता रहे हैं, या आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आपको कुछ समझ में ऐसा नहीं हो कि समझने में दिक्कत आए इसलिए नहीं बता रहे हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, या मैं कहूं कमी है। क्या मिस्टेक है? हम इसका जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स हमें एक फ्लक्स, ये जो बीच वाला भाग है ना S3 पृष्ठ, इसका कभी भी एक फ्लक्स नहीं निकालना चाहिए, इसके दो फ्लक्स निकालने चाहिए। कौन कौन से? S3 पृष्ठ का जो भाग बाहर है उसके लिए अलग फ्लक्स, और जो भाग अंदर है उसके लिए अलग फ्लक्स। जैसे हमने ये जो लिया तो इसमें ये जो बीच वाला भाग है ये वाला, इस पूरे का फ्लक्स निकाल रहे हैं, लेकिन इस पूरे का कुछ भाग तो बाहर है और कुछ भाग अंदर है, इसलिए हमें फ्लक्स कितने निकालने चाहिए? दो निकालने चाहिए हमेशा, बाहर वाले भाग के लिए अलग और अंदर वाले भाग के लिए अलग, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र है, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। हालांकि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर निकालने चाहिए दो। तो मैंने देखो यहां पर इसको निकाला हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। S3 पृष्ठ के लिए फ्लक्स कितने हो गए? एक तो हो गया भीतरी भाग के लिए, एक हो गया बाहरी भाग के लिए। ठीक है, अब बाहरी भाग के लिए तो हमने देख लिया कि E और S के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री आ रहा है। ये देखिए, ये यहां पर लिखा हुआ, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब जो अंदर वाला भाग है उसके लिए अगर हम कहें तो उसके लिए हमें पता है कि अंदर वाले भाग में जो विद्युत क्षेत्र उसका मान 0 होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो हमारे पास में जो फ्लक्स था φ3, उसको दो भागों में बांट दिया हमने, EDS cos थीटा ये भीतरी भाग के लिए, प्लस EDS cos थीटा ये बाहरी भाग के लिए। जो भीतरी भाग है उसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री रख दिया, लेकिन सॉरी बाहरी भाग के लिए, और जो भीतरी भाग है उसके लिए हमने E का मान रख दिया 0, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र का मान अंदर 0 है। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो गया? 0 इंटू DS इंटू कॉस थीटा, और जो अंदर है वो हो गया BDS cos थीटा, cos 90। तो 0 इंटू DS इंटू कॉस थीटा बराबर 0 होता है, प्लस दूसरे भाग में cos 90 है, cos 90 का मान भी 0 होता है, तो 0 प्लस 0 बराबर 0 आ गया। तो जब वो एक ही ले रहे थे, केवल बाहरी भाग के लिए निकाल रहे थे, कोण 90 करके ही निकाल रहे थे, कोई भी आपको ये अंदर वाले भाग के कारण S3 को 2 में विभक्त करके नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी कोचिंग पे जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, तो कुछ 5 से 7% टीचर्स इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं। हालांकि वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो केवल 90 डिग्री कोण बता करके इसको 0 शो करते हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है,
वो भी सही है, लेकिन सही तरीका अगर हम देखें तो इसे हमें दो भागों में विभक्त करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जब वो तरीका सही है 90 डिग्री वाला, तो फिर हम वही क्यों नहीं अपना, इसको दो भाग में विभक्त ही क्यों करें? इसलिए कि मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि जब हमें अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पता ही नहीं है, हम उसकी दिशा कैसे निकालें? और जब दिशा विद्युत क्षेत्र के आपको अंदर वाले भाग पर पता ही नहीं चलेगी कि अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 है? मान लो आपको किसी ने कह दिया ये क्षेत्रफल की दिशा है, बताओ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कितना कोण है? विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता नहीं है, आपको केवल क्षेत्रफल की दिशा पता है, ये दिशा है। बताओ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कितना कोण है? आप बता सकते हो क्या? नहीं कोई बता बता सकते। सकता है क्या? तो जब अंदर हमें विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण पता है हमें 0 है, और जिस भौतिक राशि का परिमाण 0 होता है उसकी दिशा निकालना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो उपस्थिति नहीं है भौतिक राशि, उसकी दिशा कैसे निकालें? हालांकि विद्युत क्षेत्र की दिशा शून्य नहीं होती है कभी भी, उसका परिमाण ही शून्य हो सकता है, पर दिशा निकालें कैसे? हमारे पास में बहुत दिक्कत वाली बात है ये। इसलिए हम भीतरी भाग के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E और S के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। अगर हमें कोई दिशा निकाल करके बता देगा तो हम कोण बता देंगे। हो सकता है कोई तरीका हो दिशा निकालने का, लेकिन फिलहाल नहीं है हमारे पास में, फिलहाल नहीं है। इसलिए हम ये कोण को हर जगह के लिए 90 डिग्री कहते हैं, ये भी सही नहीं है। तो भीतरी भाग के लिए आपको अलग से निकालना है और बाहरी भाग के लिए आपको अलग से निकालना है। क्लियर है ये? अब हमारे पास में तीनों कोण आ गए, अब हमारे पास में सॉरी तीनों फाई के मान आ गए, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए और S3 के लिए। टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं। तो पहले वाले का मान 0 है, अंतिम वाले का मान 0 है, बीच वाले का मान फाई है। तो फाई बराबर हो गया 0 प्लस ES, सॉरी फाई नहीं ES है, 0 प्लस ES प्लस 0। तो फाई का मान आ गया फाई बराबर ES। अब अपन सब जानते हैं कि जो फाई होता है उसका मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो यहां पर एक खास बात ध्यान रखना, ये जो Q है, जो मैंने यहां लिखा समीशन ऑफ Q, ये कौन सा आवेश है? ये इस गाउसीय पृष्ठ में बंद, ये जो इतना सा भाग बंद है ना, इस इतने से भाग का आवेश है, पूरे भाग का आवेश नहीं है। मैं अभी केवल इतने से भाग की बात कर रहा हूं, मैं पूरे चालक की बात नहीं कर रहा हूं अभी, केवल मैं छोटे से भाग की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये जो S है आपके पास में, एक तरफ है E इंटू एस और दूसरी तरफ है समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस S को इधर ले जाओ तो हो जाएगा E बराबर समीशन ऑफ Q अपॉन S इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q अपॉन S क्या है? तो हम कहेंगे कि हमने कुछ ऐसा चित्र बनाया था कुछ ऐसा चित्र बनाया था कि एक चालक है, ये एक गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है? ये जो बीच वाला भाग बंद है इसका क्षेत्रफल S है, और इसमें जो आवेश है वो समीशन ऑफ Q है। तो आवेश बटा उस भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। सिग्मा इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास में यहां से आ गया है, ये आपके पास में यहां से आ गया है, ठीक है? अब ये जो हमारे पास में आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र आपके पास में कितने भाग के लिए आया है? वो अल्पांश जो हमने बंद किया था छोटे से भाग में, उस भाग के लिए आया है, पूरे भाग के लिए नहीं आया। अब अगर आपको संपूर्ण भाग के लिए निकालना है तो यहां संपूर्ण भाग का सिग्मा रख दो, संपूर्ण भाग के लिए निकालते हैं। तो हम कहेंगे भाई छोटे से भाग के लिए तो हो गया समीशन ऑफ Q अपॉन S, पूरे भाग के लिए निकालना है तो पूरे भाग का आवेश ले लो और उसमें पूरे भाग के क्षेत्रफल का भाग दे दो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि चालक में जहां एक समान वितरण होता है वहां बड़े भाग के लिए आवेश घनत्व निकालो, चाहे छोटे भाग के लिए आवेश घनत्व निकालो, बराबर आता है। यानी मैं पूरे चालक के लिए भी लेता तो भी सिग्मा का मान वापस से उतना का उतना ही आता। यानी पूरे चालक के लिए भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है
उसका मान ई बटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता। तो किसी भी चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अचालक पट्टिका के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला था हमने चैप्टर नंबर 1 में। चालक के लिए हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो एक और खास बात कि अगर आवेश धनावेश है तो जो सिग्मा का मान है वो 0 से बड़ा होता है हमेशा धनावेश के लिए, और ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा होगी बाहर की तरफ। और अगर आवेश ऋणावेश है तो सिग्मा का मान 0 से छोटा होता है। राजवीर माइक बंद करो बेटा। 0 से छोटा होता है और ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी अंदर की ओर, यानी धनावेश हो तो बाहर की ओर,